वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट फिजिक्सोफाइल हब यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिजिक्सोफाइल हब यूट्यूब चैनल में स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग को जाना था कि कहाँ-कहाँ हम कूलॉम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, क्या-क्या कंडीशंस हैं, और उससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस को हम आज डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में हम कूलॉम्स लॉ को भी डिटेल में जानेंगे। इससे पहले जितनी भी क्लासेज मैंने आपको पढ़ाया है वो सारी क्लासेज एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो बच्चे नए हैं या चैनल में पहली बार वीडियोज को देख रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सीक्वेंस में वीडियोज को देखिएगा, जिससे कि आप पिछली चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। अगर आप बीच से क्लासेज को लोगे तो आप उतना ज़्यादा क्लास को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, चलिए फिर आज क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम कूलॉम्स लॉ को डिटेल में जानते हैं। ऑलराइट, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो कूलॉम्स लॉ है उससे रिलेटेड क्या-क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, कहाँ-कहाँ ये अप्लाई होता है। तो पहली बात तो हमने ये जाना था कि ये हमेशा उन चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है जो पॉइंट चार्जेस होते हैं। तो पॉइंट चार्जेस या बिंदु आवेश क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने सेकंड में ये जाना था कि हमेशा ये उन चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है जो रेस्ट में होते हैं, जो विरामावस्था में होते हैं, स्टैटिक चार्जेस होते हैं। अगर चार्ज स्टैटिक नहीं है या विरामावस्था में नहीं है, अगर वो मोशन में है तो वहाँ कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। थर्ड हमने ये देखा था कि जो कूलॉम्स लॉ है, यह न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो किस तरीके से हमने इस बात को कहा है, तो सारे रीज़न मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। और फोर्थ हमने ये जाना था कि ये जो है, दोनों स्टैटिक चार्जेस, दोनों विरामावस्था वाले आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन है, ज्वाइनिंग लाइन है, उसके क्रॉस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्थिर विद्युत बल है, वो अप्लाई होता है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देखा था। अगर बच्चों कुछ और बातें हम सीखें तो हम ये ऐड कर सकते हैं कि मिनिमम इसको कितने डिस्टेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर होगा 10 टू पावर माइनस 15 मीटर, जिसको हम एक फर्मी भी बोलते हैं, एक फेम्टो भी बोलते हैं। तो मिनिमम अगर दो चार्जेस हैं और उन दोनों चार्जेस के बीच का ये अगर मिनिमम डिस्टेंस 10 टू पावर माइनस 15 मीटर है तो यहाँ तक कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल होता है, लग सकता है, अप्लाई होता है। अगर इससे कम डिस्टेंस अगर आप लेते हो तो वहाँ पे कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। अगर यही आप सिक्स केस की बात करोगे तो बच्चों, अगर ये तो मिनिमम का केस हो गया, है ना। अगर हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो बच्चों ये 10 टू पावर 18 मीटर तक ये मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच का अगर हम ले रहे हैं तो कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर इससे ज़्यादा अगर आप डिस्टेंस लेते हो दोनों चार्जेस के बीच का तो वहाँ पे कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसके बिहाफ पर हम कूलॉम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। तो बच्चों ये 5 मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको दिमाग में रखना है। और अब हम इसके बाद कूलॉम्स लॉ को स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, वैसे बच्चों ये जो कूलॉम्स लॉ है, ये ऐसा लॉ है जिसका कोई थ्योरेटिकल प्रूविंग नहीं है। एक्सपेरिमेंटली तो चीज़ों को हम देख सकते हैं, बट थ्योरेटिकली ये कहाँ से आया इसका बच्चों कोई प्रूविंग नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ जो न्यूटन ने दिया था, उसी का बच्चों ये कॉपी एंड पेस्ट है। जो ग्रेविटेशनल लॉ है, गुरुत्वाकर्षण जो नियम है, उसी का कॉपी है बच्चों हमारा कूलॉम्स लॉ। उसी का कॉपी क्या है हमारा कूलॉम्स लॉ। मतलब कूलॉम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जिसका कोई थ्योरेटिकल प्रूविंग नहीं है, एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया। क्या इतनी बात से भी क्लियर है? अब बच्चों, आपने जब ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा तो उसमें आपने क्या देखा था कि अगर दो बॉडी हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और दोनों मासेज के बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो इनके बीच जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, इन दोनों मासेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होता है। और दूसरी बात, इनके बीच के डिस्टेंस के
स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या इतने बस भी क्लियर है? ये हमने ग्रेविटेशन लॉ क्लास 11 में पढ़ा था। तो उसके बाद से बच्चों जब हमने इन दोनों कंपोनेंट्स को आपस में मिलाया तो हमने देखा कि F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ से F एक कांस्टेंट k आ जाएगा और m1 m2 अपॉन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। और बच्चों ये कांस्टेंट हमारा क्या था, कैपिटल G, जिसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ऑलराइट, तो ये चीजें हमने पहले ही क्लास 11 में पढ़ रखा है। और याद रहे बच्चों कि जो आपका कूलॉम्स लॉ है ये ग्रेविटेशनल लॉ के बहुत बाद में आया है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ग्रेविटेशनल लॉ का ये कॉपी एंड पेस्ट है कूलॉम्स लॉ, तो डेफिनेटली ये उसके बाद आया होगा। तो यहाँ पे बच्चों कूलॉम ने क्या किया कि जिस तरीके से न्यूटन ने यहाँ दो मासेज को लेके चीजों को देखा था, वैसे ही बच्चों यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि दो चार्जेस ले लिया, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, और इन दोनों चार्जेस का बीच का डिस्टेंस अगर r है तो बच्चों इन्होंने यही सेम बातें जो हमने यहाँ पे भी देखा, वही सेम बातें इन्होंने भी बताया कि इन दोनों चार्जेस के बीच जो लगने वाला फोर्स है यह इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप बच्चों क्या देख पा रहे हो कि जो बातें यहाँ पे ग्रेविटेशनल लॉ में बोली गई है वही सेम बातें यहाँ पे कूलॉम्स लॉ में भी आपको देखने को मिल रहा है। और बच्चों जब हम इसको आपस में कंबाइन करेंगे तो F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और जब प्रोपोर्शनल साइन हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा और Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो बच्चों ये जो आप देख पा रहे हो ये कुछ और नहीं, इसी को हम कूलॉम्स लॉ बोलते हैं। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट है और इनका जो पूरा नाम था वो था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम, और इन्होंने ग्रेविटेशन लॉ को ध्यान देते हुए सेम उन्हीं बातों को ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा। हालांकि इसका उन्होंने कोई थियोरिटिकल प्रूविंग नहीं दिया, बट हाँ जो बातें यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही थी ग्रेविटेशनल लॉ में वही सेम बातें इन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा, यहाँ पे एप्लीकेबल था तो वही सारी बातें इन्होंने यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर दी। और बच्चों जो यहाँ पे आप कांस्टेंट देख पा रहे हो ना, ये वाला, ये कांस्टेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या फिर स्थिर विद्युत नियतांक, या फिर इसको कूलॉम्स कांस्टेंट या कूलॉम्ब नियतांक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों क्या क्या इन दोनों में अंतर है वो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। तो पहला अंतर तो यह है बच्चों कि जो ये ग्रेविटेशनल लॉ के थ्रू जो ये फोर्स हम लगा निकालते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, बच्चों ये जो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बच्चों हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये हमेशा आकर्षण बल होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। मतलब अगर दो बॉडीज हैं, दो वस्तुएं हैं, दो पिंड हैं, तो इनके बीच में हमेशा आकर्षण बल ही लगेगा, प्रतिकर्षण बल या रिपल्सिव फोर्स कभी एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर दो बॉडीज हैं उनके बीच फोर्स लगेगा तो हमेशा कैसा फोर्स लगेगा बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। लेकिन जो आप कूलॉम्स लॉ के थ्रू जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हो बच्चों, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हो ये बच्चों आपको पता है अट्रैक्टिव भी हो सकता है और आपको पता है ये रिपल्सिव भी हो सकता है। तो क्या ये फर्क आप सभी को समझ में आया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है, ये रिपल्सिव नहीं हो सकता। बट आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो स्थिर विद्युत बल है, ये बच्चों आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर और कुछ बना है और कहाँ से गुलाम ने इस लॉ को बनाया, ये एक ऐसा लॉ है जिसका कोई थ्योरेटिकल प्रूविंग नहीं है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग कूलॉम्स लॉ को आइए अच्छे से डिस्कस करते हैं। ऑलराइट बच्चों अगर हम कूलॉम्स लॉ की बात करें, कूलॉम के नियम की बात करें, तो जैसा कि अभी आपने देखा कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2,
अगर दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और दूसरा क्या है Q2, और ये दोनों स्टैटिक चार्जेस हैं, आपके विरामावस्था वाले आवेश है, स्थिर आवेश है, और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों चार्जेस के जो बीच का डिस्टेंस है बच्चों कितना है, r। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्थिर विद्युत बल है, कूलॉम के अकॉर्डिंग ये बल, ये फोर्स इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के अनुक्रमानुपाती, मतलब इन दोनों स्थिर आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरी बात, जो ये फोर्स है, इन दोनों स्टैटिक चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बीच की दूरी के वर्ग का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये F विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 2। और भी इन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन तो इनका ये था, सेकेंड ऑब्जर्वेशन इनका ये है, और तीसरा इन्होंने ये बताया कि अभी मैंने जो आपको कूलॉम्स लॉ के अंदर जो लास्ट क्लास में फोर्थ पॉइंट बताया था कि ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है बच्चों, इनको मिलाने वाली ज्वाइनिंग लाइन पे ही लगता है। ये इनका जो ज्वाइनिंग लाइन का जो कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये इनका थर्ड एनालिसिस। खैर ये सब बातें आपको मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। फिलहाल कूलॉम्स लॉ के डेरिवेशन के अंदर या इसके रिजल्ट के अंदर हमें इस दो एस्पेक्ट को लेके चलना होता। तो अगर बच्चों हम एक कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन कर दें, तो जो F होगा वो Q1 और Q2 के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और बच्चों जो ये लिखा गया है ना, इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, वर्ग व्युत्क्रमानुपाती का नियम, व्युत्क्रमानुपाती का नियम। ठीक है यहाँ तक। अब बच्चों अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो F विल बी, प्रोपोर्शनल साइन हटाने पे क्या आता है, कोई कांस्टेंट आएगा के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r²। और बच्चों ये जो कांस्टेंट आप देख रहे हो, ये कांस्टेंट को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको हम स्थिर विद्युत नियतांक बोलते हैं, स्थिर विद्युत नियतांक। क्या यहाँ तक सभी क्लियर है। तो आप जो ये रिजल्ट देख पा रहे हो, रिजल्ट बच्चों किसको बता रहा है, कूलॉम्स लॉ को बता रहा है। अब जो बातें से कूलॉम्स लॉ से कोई पूछ रहा है कि कूलॉम्स लॉ की डिफिनीशन क्या है, तो ये जो चीजें मैं बताइए तो डिफिनीशन के तौर पे बच्चों काम करेगा। कहने का मतलब ये है, आप बताओगे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तथा उन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, कूलॉम्स लॉ बोलते हैं। तो क्या आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें आपको समझना है वो है बच्चों आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। के जो है बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, जिसको हम स्थिर स्थिर विद्युत नियतांक बोलते हैं। और इस के की जो बच्चों वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, तो बच्चों इस के की जो वैल्यू है ये डिपेंड करता है दोनों चार्जेस के बीच कौन से मीडियम को हमने रखा है उस पर डिपेंड करता है। आप अगर दो चार्जेस हैं, दो स्टैटिक चार्जेस है, उनके बीच के मीडियम को आप अगर अलग अलग रखते हो तो आपको के की वैल्यू अलग अलग देखने को मिलेगी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर बच्चों मीडियम के तौर पे हमने किसको लिया है, हमने वैक्यूम को लिया है, जिसको हम निर्वात बोलते हैं।
या एयर मतलब वायु को एज अ मीडियम हमने लिया है दोनों चार्जेस के बीच के। तो बच्चों इस केस में जो आपको k की वैल्यू देखने को मिलेगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों इसकी वैल्यू अप्रॉक्स जो होता है वो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या होता है बच्चों, कूलॉम स्क्वायर। तो इस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, जो स्थिर विद्युत नियतांक, उसकी वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ये बच्चों जो एप्सिलॉन आप देख रहे हो, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो भी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इसका मतलब है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। और बच्चों